हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन कमीशन। हमारा जो नया चैप्टर चल रहा है वो है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी का ये थर्ड पार्ट रहेगा और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्लीज़ प्रेस कर दीजिए ताकि जितने भी वीडियोज़ आएँ उनका आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे, कोई भी वीडियो आपका मिस ना हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स बट नॉट इन एनिमल सेल्स। इनमें से कौन सी ऑर्गेनेली है जो सिर्फ प्लांट सेल्स में होती है बट एनिमल सेल्स में नहीं होती। ऑप्शंस आर पेरोक्सीसोम, माइटोकॉन्ड्रियन, गोल्जी अपरेटस, ग्लाइक्सिसोम्स। तो बेट और तो देखिए जी, पेरोक्सीसोम जो है वो एनिमल सेल्स में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है और गोल्जी अपरेटस भी होता है, पर जो ग्लाइक्सिसोम्स हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं एनिमल सेल में। सो इट इज़ द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। गैलेक्सिसोम्स आर स्पेशलाइज्ड पेरोक्सीसोम्स found in plants, particularly in the fat storage tissue of germinating seeds and also in filamentous fungi। ये सीड्स में प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे फैट स्टोरेज होती है और कुछ फंजाई में भी ये प्रेजेंट होते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स इन प्लांट्स। स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स का मेन पर्पस क्या होता है प्लांट्स में। ऑप्शंस हैं कंडक्टिंग वाटर, ट्रांसलोकेटिंग फूड, गिविंग सपोर्ट टू द प्लांट और सरप्लस स्टोर सरप्लस फूड। इनमें जो करेक्ट आंसर है वो है गिव सपोर्ट। स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू का जो मेन फंक्शन होता है वो प्लांट को सपोर्ट करना होता है। द मेन फंक्शन ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स इज टू गिव सपोर्ट टू द प्लांट्स। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन द अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट। प्लांट का जितना भी पार्ट ज़मीन के अंदर होता है, अंडरग्राउंड होता है, उसके अंदर इनमें से क्या चीज़ प्रेजेंट होती है। ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट या फिर नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होते हैं और ये अंडरग्राउंड जितने भी पार्ट्स होते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम्स जितनी भी होती हैं, अंडरग्राउंड जितने भी किसी प्लांट का पार्ट होता है ये उसमें प्रेजेंट होते हैं। सो इट्स आंसर इज ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट्स आर द colorless and found in the underground parts of the plant. So our next question is, which organelle is involved in the formation and decomposition of hydrogen peroxide। कौन सी ऑर्गेनेली है जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को फॉर्म करती है, उसको बनाती है और उसको डिकम्पोज भी करती है। ऑप्शंस आर लाइसोसोम्स, साइटोसोम्स एंड राइबोसोम्स। लाइसोसोम्स तो फैगोसिटिक बॉडीज़ होती हैं, राइबोसोम्स तो प्रोटीन फैक्ट्री है और साइटोसोम्स का फंक्शन कुछ और होता है। तो इसका आंसर रहेगा नन ऑफ द अबव। ये जो फंक्शन होता है पेरोक्साइड को, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की फॉर्मेशन का और उसकी डिकम्पोजिशन का, ये फंक्शन होता है पेरोक्सीसोम्स का। पेरोक्सीसोम्स आर इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया। ऑप्शन में कुछ ऑर्गेनेलीज दी हुई है, इनमें से कौन सी ऐसी ऑर्गेनेली है जो सीलिया का फॉर्मेशन करती है। ऑप्शंस आर साइटोस्केलेटन, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स एंड सेंट्रियोल। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा सेंट्रियोल। सेंट्रियोल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन, इन द लोकेशन ऑफ फरोइंग ड्यूरिंग द सेल डिवीजन एंड इन द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया। सेंट्रियोल सीलिया की फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग शेल मोस्ट ईजिली पास थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कुछ ऑप्शंस हैं, इनमें से हमें बताना कि कौन सा वाला ऐसा करेक्ट आंसर है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू बहुत ही ईजिली पास हो जाता है। लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस, आयंस, लिपिड इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस या गैस मॉलिक्यूल्स। देखिए फ्रेंड्स, जो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं वो सबसे ईजिली प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से पास हो जाते हैं। लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस पास थ्रू विद मोस्ट ईज अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये बहुत ही ईजिली, जो लिपिड में सॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं वो बहुत ही ईजिली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू पास कर जाते हैं, बाकी थोड़ा डिफिकल्टी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम्स। लाइसोसोम का फंक्शन क्या होता है। ऑटोफेगी ये भी होता है, फैगोसाइटोसिस भी होता है, एंजाइम सिक्रीशन फॉर एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन, जी बिल्कुल यही होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑल ऑफ द अबव।
Lysosomes perform all these functions. Phagocytosis is eating process of a cell. Autophagy is self-eating of worn out parts of the cell. For example, mitochondria. तो लाइसोसोम ऑटोफेगी भी करते हैं, फेगोसाइटोसिस भी करते हैं और एंजाइम का सक्रीशन भी करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के लिए. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइक्रोट्यूब्यूल्स आर मेड अप ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन. माइक्रोट्यूब्यूल्स इनमें से किस प्रोटीन से मिलकर बनते हैं? एक्टिन, ट्यूबुलिन, मायोसिन, या फिर ये जो लास्ट का ऑप्शन ट्यूबुलिन, इसमें होगा ऑल ऑफ द अबव. तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑल ऑफ द अबव. माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है these are made up of tubulin and most of the RNA. ट्रेसिस ऑफ होगा यहाँ पे, ट्रेसिस ऑफ RNA, ये गलत लिखा हुआ है. माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो एक्टिन, ट्यूबुलिन, मायोसिन, इन सभी से मिलकर बनते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कंट्रीब्यूटर टू द टर्जर एंड टू द रिजिडिटी ऑफ द लीव्स. ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से हमें ये बताना है कि जो प्लांट्स की टर्जिडिटी है और जो लीव्स रिजिड रहते हैं, अपनी शेप को मेंटेन करके रखते हैं, वो किसकी वजह से होता है? वैक्यूल्स की वजह से, ग्लाइऑक्सीसोम्स की वजह से, क्लोरोप्लास्ट की वजह से, या सेल वॉल की वजह से? इसका जो करेक्ट आंसर है, जो हेल्प करता है प्लांट्स को, प्लांट्स के लीव्स को रिजिडिटी मेंटेन करने में और प्लांट्स में जो टर्जर प्रेशर चलता है उसको मेंटेन करने में, आंसर है वैक्यूल्स. वैक्यूल्स अलाउ प्लांट्स टू सपोर्ट स्ट्रक्चर्स सच एज लीव्स एंड फ्लावर्स ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द सेंट्रल वैक्यूल. सेंट्रल वैक्यूल का जो प्रेशर बनता है वॉल्स के ऊपर, वो हेल्प करता है इनको शेप, इनका टर्जर और इनकी रिजिडिटी मेंटेन करने में. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंटल रिटार्डेशन, शॉर्ट स्टेचर, ब्रॉड फेसेस एंड स्क्विंट आइज आर द सिम्टम्स ऑफ. ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो किसी में हो सकती हैं. मेंटली रिटार्डेड हो सकता है, उसकी बॉडी थोड़ी छोटी हो सकती है, उसके फेस चौड़ा हो सकता है, आइज़ जो है वो अंदर धसी हुई होंगी. वो जो ये जो सिम्टम्स हैं, ये कौन से डिजीज़ या किस चीज़ के ये सिम्टम्स हैं? क्लिनफेंटल्स डिजीज सिंड्रोम, डाउन्स सिंड्रोम, टर्नर्स सिंड्रोम, या XYZ सिंड्रोम? इसका जो करेक्ट आंसर है, ये सारी जितनी भी ऊपर बताए हुए हैं सिम्टम्स हैं, ये सारे के सारे डाउन्स सिंड्रोम के सिम्टम्स हैं. डाउन्स सिंड्रोम यह क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी की वजह से होता है. डाउन सिंड्रोम इज़ अ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी caused by non-disjunction of 21st pair of chromosome. The affected individuals have flat, broad faces, squinted eyes with skin folded in inner corner, protruding tongue, mental retardation and defective development of central nervous system. इस बीमारी को, ये जो डिजीज़ है डाउन सिंड्रोम, इसको ट्राइसोमी 21 भी कहा जाता है, क्योंकि ये 21st क्रोमोसोम्स में जो प्रॉब्लम आती है उसकी वजह से होता है. So Down syndrome is also known as trisomy 21. So our next question is which one of the cell structure is involved in the synthesis of lipids? कौन सा सेल ऑर्गेनेली या सेल स्ट्रक्चर है जो लिपिड्स की सिंथेसिस करता है? ऑप्शंस है माइटोकॉन्ड्रियन, सेंट्रियोल, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. कौन सा ऐसा सेल स्ट्रक्चर है, सेल ऑर्गेनेली है, जो लिपिड्स की सिंथेसिस करती है? इसका राइट आंसर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और वो भी कौन सी? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is the organelle responsible for the production of lipids in the cell as it contains the enzyme involved in the synthesis of lipids. तो जितनी भी लिपिड फॉर्मेशन होती है हमारे सेल्स के अंदर, वो काम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनकंट्रोल्ड डिवीजन अकर्स इन विच सेल्स. हमारी बॉडी के अंदर जब जो सेल डिवीजन्स हैं वो जब कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं, अनकंट्रोल्ड हो जाती हैं, तो उस स्टेज को क्या नाम दिया जाता है? इज़ इट अर्ली एम्ब्रियोनिक सेल्स, कैंसर सेल्स, हीलिंग सेल्स, या फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सेल्स? तो फ्रेंड्स, जब हमारी बॉडी में सेल्स की जो डिवीजन है वो कंट्रोल से बाहर हो जाए, उसको कैंसर सेल्स कहा जाता है. कैंसर सेल्स. अनकंट्रोल्ड cell production leads to cancer. Next question is the smallest independent unit of life is. ये तो पता ही होगा, cell. Cell is the independent unit, smallest independent unit of life. Next, which of the following is present in both plants
एंड एनिमल सेल्स बट एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। वो क्या चीज़ है जो प्लांट में भी होती है, एनिमल सेल्स में होती है, पर प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होती है। सिंगल सेल जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें एब्सेंट होती है। ऑप्शन है सीव ट्यूब्स, प्लास्टिड्स, सेंट्रियोल्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो एनिमल्स में, प्लांट्स में होता है, पर जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें ये चीज़ एब्सेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेलीज इज कंसर्न्ड विद cell secretions? Options are ribosomes, Golgi apparatus, lysosomes and mitochondria. सेल में जितनी भी स्क्रीशंस होती हैं उसके लिए क्या चीज़ जो है वो परफॉर्म करती है इस फंक्शन को, वो है गोल्जी अपरेटस। गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज कंसर्न विद ऑल टाइप ऑफ सेल स्क्रीशंस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज फोल्डेड टू फॉर्म फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड। जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें इनफोल्डिंग्स हो जाती हैं और वो एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करती है, तो उस चीज़ को क्या कहा जाता है? इट इज़ नोन एज क्रिस्टे। आप डायग्राम देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए यहाँ पर आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, उसके बाद इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है और बीच में भरा हुआ है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। और ये जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है ये अलग अलग तरह की शेप्स में है। ये जो फिंगर और ये जो शेप बना रहा है इट इज़ लाइक अ फिंगर, तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं इनको कहा जाता है क्रिस्टे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमंस? ह्यूमंस में क्रोमोसोम्स का नंबर कितना है? द राइट आंसर इज 46 क्रोमोसोम्स। ह्यूमंस है 46 क्रोमोसोम्स। इसको ऐसे पूछ देते हैं पेपर में, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमंस? सो द आंसर विल बी 23 पेयर्स। और टोटल पूछ लें कितने हैं तो 46 क्रोमोसोम्स। So our next question is which of the following transports the proteins and enzymes out of the cell? प्रोटीन्स और एंजाइम्स का जितना भी ट्रांसपोर्ट होता है सेल के बाहर वो कौन करता है? गोल्जी अपरेटस करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है, राइबोसोम्स करते हैं, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम करता है। मैंने पहले बताया जितनी भी तरह की सेल सक्रीशंस होती हैं ये परफॉर्म करता है गोल्जी अपरेटस। तो ये गोल्जी अपरेटस जो है cell synthesize a large number of different macromolecules. The Golgi apparatus is integral in modifying, sorting, and packaging these macromolecules for cell secretions, exocytosis, or use within the cell. इसका जो मेन काम है वो इन सभी चीज़ों को पैक करती है और अलग अलग जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है उन पार्ट्स में इसको भेज देती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज approximately what percentage of cytoplasm is water? साइटोप्लाज्म में कितने परसेंट वाटर होता है? इट्स करेक्ट आंसर इज 90%। 90% ऑफ साइटोप्लाज्म इज वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइबोसोम्स प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स आर। प्रोकैरियोट्स में कौन से राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं? इसका राइट आंसर है 70S राइबोसोम्स। 70S राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द ऑर्गेनेली विच इज ओनली प्रेजेंट इन द एनिमल सेल्स। ऐसी ऑर्गेनेली का नाम बताओ जो सिर्फ एनिमल सेल में होती है, प्लांट सेल में नहीं होती, ना ही प्रोकैरियोट्स में होती है। आंसर ऑप्शंस हैं राइबोसोम्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेंट्रियोल्स। इसमें जो आंसर रहेगा वो रहेगा सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स जो हैं वो सिर्फ एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, ना तो वो प्लांट सेल्स में होते हैं और ना ही वो प्रोकैरियोट्स में होते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मूवमेंट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज कॉल्ड। जब भी किसी चीज़ की मूवमेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू प्लाज्मा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर रहेगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द मूवमेंट ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ molecules across a cell membrane against their concentration gradient, going from a low to high concentration in all cells. This is usually concerned with accumulating high concentration of molecules that the cell needs
such as ions, glucose and amino acids. If the process uses chemical energy such as from adenosine triphosphate ATP, it is termed primary active transport. Secondary active transport involves the use of electrochemical gradient. Active transport uses cellular energy, unlike passive transport which does not use cellular energy. जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है इसमें एनर्जी लगती है. अगर अगर तो ये प्राइमरी ट्रांसपोर्ट रहती है तो इसमें एटीपी की नीड होती है, एटीपी की ज़रूरत होती है, केमिकल एनर्जी वहाँ पे यूज़ होती है. पर अगर ये सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट होती है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट लगता है. पर जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है वहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी एनर्जी नहीं लगती है. ये क्वेश्चन भी पहले है आया था पैसिव ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है. फ्रेंड्स ऑप्शंस हैं प्रोकैरियोट्स हैव अ टेल एंड यूकैरियोट लैक इट, ये तो नहीं होगा. प्रोकैरियोट्स हैव सेल वॉल एंड यूकैरियोट्स, ये भी नहीं होगा. जो मेजर डिफरेंस है वो चाहिए. प्रोकैरियोट्स डोंट हैव माइटोकॉन्ड्रियन वाइल यूकैरियोट, ये भी नहीं होगा. प्रोकैरियोट्स डू नॉट हैव डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस एंड यूकैरियोट्स हैव अ डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, ये इसका करेक्ट आंसर होगा. प्रोकैरियोट्स में कोई भी डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस नहीं होता है, जबकि यूकैरियोट्स में एक डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस होता है और उसके बहुत सारे फंक्शंस वो परफॉर्म करता है. सो एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस इज़ द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स. सो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं पे मैं स्टॉप करता हूँ. अगला पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड करूँगा. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना प्यार देते रहें. ओके जी, थैंक यू, बाय बाय.